वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर है कराची से, जिसके वेस्ट वाफ में कंटेनर्स में खौफनाक आतिशज़दगी। दिन में आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन रात में एक बार फिर कंटेनर्स में आग भड़क उठी है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानेंगे नज़ीर शाह से। बताएगा नज़ीर। बिल्कुल देखें, वेस्ट हाफ में दोपहर में 1 बजे कंटेनर में आग लगी थी, जिसमें 11 घंटे गुजरने के बाद भी जो एक कंटेनर है मखसूस, उसके अंदर आग नहीं बुझाई जा सकी है। उसके अंदर इस वक्त भी आग भड़क रही है। और जो रेस्क्यू रजाकार है उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि ताहाल मालूम नहीं हो सका कि कंटेनर के अंदर मटेरियल क्या है। रेस्क्यू टीम को मुश्किलात का सामना इस वजह से भी करना पड़ रहा है कि ये वहाँ मौजूद जो इंतजामिया उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है, क्योंकि आग बुझाने के लिए मुख्तलिफ केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उस नोयत का केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो रेस्क्यू 1112 की टीम है, उनका कहना है कि उनको ये भी नहीं बताया जा रहा कंटेनर के अंदर क्या है। और वो जितना भी इस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं वो जूं की तूं ही है, और वो कंटिन्यू 11 घंटे से ऐसे ही जल रही है, जिसमें उनका ये कहना है कि उनकी जानिब से मुसलसल 11 घंटों से काम किया जा रहा है। और कोशिश यही है कि जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। और इस आग लगने के दौरान तकरीबन 20 से ज़्यादा कंटेनर मुकम्मल तौर पर जल गए थे, और अब भी आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा कब तक इस बात का तयन किया जाएगा कि क्या चीज़ इस्तेमाल की जाए? जैसा कि आप बता रहे हैं, अभी तक इस बात का ही पता नहीं चल सका कि अंदर क्या चीज़ मौजूद है। उस हवाले से इकदाम किए जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो जब तक जो इस कंटेनर का मालिक या इंतजामिया नहीं बताएगी, क्योंकि कोई आग ऐसी होती है जो फोम के जरिए बुझाई जाती है, कोई आग सिर्फ पानी से बुझती है, कोई आग मुख्तलिफ केमिकल मिलाकर जब पानी मारा जाता है तब बुझती है। लेकिन इसके लिए जो रेस्क्यू टीम है उनको बताना पड़ता है कि अंदर मौजूद क्या है, क्योंकि जो पहले आग लगी थी वो पहला कंटेनर था, वो कपड़ों का था। लेकिन उसके बाद जो लगी, एक तो जो उनके अंदर लिथियम बैटरीज थी और दीगर बैटरीज थी, वो कंटेनर उनमें भी लगी हुई आग बुझ गई। लेकिन ये जो एक कंटेनर है जिसके अंदर आग लगी हुई है, जिसमें देखा भी जा सकता है कि वो मुस्तकिल उसी तरीके से लगी हुई है, अंदर चीज़ें सुगड़ती जा रही हैं, लेकिन आग की शिद्दत और शोले बिल्कुल उसी तरीके के। और जो रेस्क्यू टीम है उनका यही कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आग पर काबू पा लिया जाए, लेकिन उनको मुश्किलात का सामना सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा है कि उनको ये नहीं बताया जा रहा कि इस कंटेनर में है क्या। जी ठीक है, नसीर इस हवाले से आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। दहशत गर्दों को उठाकर बहरे हिंद में डिबो देंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं। कलदम TTP अफगान तालिबान गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। दुश्मन दहशत गर्दों को हर तरह के वसाइल फराहम कर रहा है। कौमी पैगाम अमन कमेटी से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क में कौमी यकजहती और इत्तेहाद की ज़रूरत है। जो सबसे बड़ा चैलेंज वो दहशत गर्दी है, खवारिज हैं। TTP और TTA का जो गठजोड़ है, जुबानी आपके मुंह पे कहेंगे हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, हमारे पास ठोस सबूत है। हर तरह के वसाइल, हमारे जो दुश्मन हैं उनके जरिए वो वसाइल पहुंचे। 2018 में दहशत गर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया था। इस मरतबा भी दहशत गर्दी का सर कुचला जाएगा और हमेशा के लिए बहरे हिंद में डुबो दिया जाएगा। मई 2025 में एक मार्का हुआ, अल्लाह ताला ने हमें एक अजीम फतह से नवाजा, और अब हम तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इत्तेहाद की जितनी आज जरूरत है, पहले कभी इसकी जरूरत नहीं थी। FPCCI ने 5 साला सनती पॉलिसी का मुतालबा कर दिया। साबिक वज़ीर सनत पंजाब SM तनवीर ने कहा कि घर और इमारतें बनी, इससे 40 इंडस्ट्रीज चलती हैं और रोज़गार फराहम करती हैं। बिजली और गैस की कीमतें कम की जाएं। वज़ीर आज़म से अपील है कि जल्दी फैसले करें, एक्सपोर्ट सेक्टर को फाइनल टैक्स रजीम में लेकर आएँ, बैंक इंटरेस्ट 10.5% से 9% पर लेकर आएँ। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख कहते हैं, इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल करने से इस्तेहकाम आएगा। हुकूमत और निजी शोबा मिलकर अमली इक़दामात करे। बिल्डिंग्स बने, इससे 40 इंडस्ट्री है जो चलती हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूँ, खुदारा जल्दी फैसले कर। बिजली 9 सेंट की होनी चाहिए। 60,500 मेगावाट एक्स्ट्रा बिजली है, गवर्नमेंट फौरी तौर पे 22 रुपए के हिसाब से दे दे। जो गवर्नमेंट ने इंक्रीमेंटल पैकेज दिया उसको फेडरेशन टोटली रिजेक्ट करती है। गैस की कीमत फौरी तौर पे 2300 MMBTU होनी चाहिए। फौरी तौर पे एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री को फाइनल टैक्स रिजीम में लेकर आए। जब CPI इंडेक्स दिसंबर का 2.7% आ गया, फिर 10.5% बैंक इंटरेस्ट क्यों है? इसको फौरी तौर पे 9% पे लेकर आया जाए। हुकूमत और निजी शोबा मिलकर अमली इक़दाम करें। सरमायाकारों की इस्तेमाल की बहाली ही मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन करती है। हमें कम से कम 5 से 10 साल तक की एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए।
سائٹ ایریا کراچی میں فائرنگ، پولیس اہلکار شہید ہو گیا۔ ملزمان سے فائرنگ کے تبادلے میں 2 اہلکار زخمی ہوئے۔ زخمی اہلکار واجد اسپتال منتقلی کے دوران شہید ہو گئے۔ مزید جانتے اپنے نمائندے سلمان لودھی سے۔ بتائیے گا سلمان۔ ایریا کے علاقے میں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا ہے جس میں ایک پولیس اہلکار شہید ہوا ہے، ایک راہگیر شہری بھی زخمی ہوا ہے۔ پولیس کی فائرنگ سے ایک ڈکیت مارا گیا ہے۔ پہاڑی کے اوپر ڈکیت شہریوں سے لوٹ مار کر رہے تھے، پولیس وہاں پہ پہنچی ہے تو فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ڈکیت پہاڑی سے نیچے اترتے ہوئے بھاگے ہیں جن کا پولیس نے تعاقب کیا ہے۔ بوانی چالی کے علاقے میں پولیس کا دوسری بار سامنا ہوا ہے ڈکیتوں سے، جہاں پر بھی فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اسی دوران پولیس کی فائرنگ سے ڈاکو مارا گیا۔ ڈکیت کے ساتھی نے بھی فائرنگ کی، اندھا دھند فائرنگ کی، جس سے پولیس اہلکار واجد زخمی ہوا تھا، جس کو نجی اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا، جہاں پر یہ دوران علاج شہید ہو گیا۔ فائرنگ کے واقعے میں خالد نامی شہری بھی زخمی ہوا ہے۔ پولیس کہتی ہے مارے گئے ڈکیت کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ اس کے جو ساتھی فرار ہو گئے، پولیس ان کی گرفتاری کی بھی کوششیں کر رہی ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل ایس ایس پی کیماڑی آغا خان اسپتال پہنچے تھے، جہاں پر انہوں نے شہید اہلکار کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور واقعے پر افسوس کا بھی اظہار کیا۔ ایک اور پولیس مقابلہ ہوا تھا ناظم آباد کے علاقے میں، جس کی CCTV فوٹیج سامنے آئی ہے۔ 2 ڈکیتوں کا تعاقب کرتے ہوئے پولیس اہلکاروں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ناظم آباد سے فرار ہو کے سائٹ ایریا میں جا کے ایک نجی اسپتال پہنچے۔ پولیس نے جب اسپتال پہنچی تو پتہ چلا یہ وہی ڈکیت ہیں جو ناظم آباد سے فرار ہوئے تھے۔ پولیس نے سائٹ ایریا سے ان ڈکیتوں کو بھی گرفتار کیا۔ ملک بھر میں شب معراج عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ ملتان اور گرد و نواح کی مساجد میں بھی شب معراج کے حوالے سے ذکر و اذکار اور نفلی عبادات کا سلسلہ جاری ہے۔ علماء کرام مساجد میں جمع ہونے والے اللہ کے بندوں کو واقعہ معراج کی فضیلت اور اہمیت سے آگاہ کر رہے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں مرزا احمد علی۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی شب معراج نہایت عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلوں کہ مختلف مساجد میں اجتماعات کا انعقاد کیا گیا۔ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں یہاں پر فرزندان اسلام موجود ہیں۔ درود و سلام کی محافل کا یہاں پہ انعقاد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ذکر و اذکار کی محافل بھی جو ہے جاری ہیں، نفلی عبادات بھی یہاں پر کی جا رہی ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ علماء کرام کی طرف سے شب معراج کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ یہ نفلی عبادات کا سلسلہ فجر کی اذان تک جاری رہے گا، اور اس حوالے سے شہر بھر میں سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ بلوچستان کے علاقے خاران میں بھارتی سرپرستی میں دہشت گردوں کا بڑا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ 12 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ ISPR نے بتایا خاران بھارتی اسپانسرڈ فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 15 سے 20 دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ سٹی پولیس اسٹیشن، نیشنل بینک اور حبیب بینک کو نشانہ بنایا۔ 34 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت اور مؤثر کارروائی کر کے شہریوں کو یرغمال بنانے کی کوشش ناکام بنا دی۔ 3 مقامات پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ساتھیوں کی ہلاکت پر دہشت گرد پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ علاقے میں کسی بھی ممکنہ دہشت گرد کی موجودگی کے خاتمے کے لیے سرچ اور کلیئرنس آپریشن تاحال جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں خاران میں 15 سے 20 مسلح دہشت گردوں نے بینکوں کو لوٹنے کا منصوبہ ناکام بنایا۔ فورسز نے یہ پلان ناکام بنا دیا۔ فرنٹیئر کور بلوچستان نے بہترین کردار ادا کیا۔ 4 دہشت گرد موقع پر مارے گئے۔ تعاقب کر کے مزید 8 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا گیا۔ یہ 20 سال بھی لڑتے رہے، آخر مذاکرات کرنا پڑیں گے۔ ریاست نہیں تھکے گی، ہم امریکہ نہیں جو افغانستان میں آئے ہوئے ہیں۔ 15 سے 20 کے قریب لوگ تھے، شہر کے اندر داخل ہونے کی انہوں نے کوشش کی۔ بینکس کو لوٹنے کا پلان تھا۔ تمام بلوچوں کے پیسے اس بینک میں ہیں۔ بینک کو لوٹنے کی کوشش کی گئی جس کو ناکام بنایا گیا۔ بلوچستان کا رسپانس سب سے بیسٹ تھا۔ ایکسچینج آف فائر ہوا۔ 4 لوگ تو اسپاٹ پہ جو ٹیررسٹ تھے ان کو مارا گیا۔ جب وہ بھاگے خاران شہر سے 8 لوگ مزید مارے گئے۔ 14 کے قریب دہشت گرد مارے گئے ہیں، لیکن 12 اس میں کنفرم ہے۔ کوئی 34 لاکھ روپے ہیں نیشنل بینک سے لے کے گئے ہیں۔ 34 لاکھ روپے تو ریکور نہیں ہوئے۔ جہاں پہ وہ تقسیم ہو رہے تھے پیسے، وہاں پر ہی ہٹ ہوئے۔ ریاست نے تھکنا نہیں۔ ہم کوئی امریکہ تھوڑی ہے جو افغانستان سے آئے ہوئے۔ محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر۔ اسپیکر ایاز صادق نے تقرری کا نوٹیفیکیشن PTI رہنماؤں کے حوالے کیا۔ ARY نیوز نے 30 دسمبر کو خبر دی تھی۔ حکومت اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود اچکزئی کے نام پر متفق ہے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں امید ہے اب حالات بہتر ہوں گے۔ حکومت سنجیدہ ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن بھی اور مشاورت بھی ہو رہی ہے۔ فائنلی محمود خان اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ بڑے عرصہ کے بعد ہمارا حق ہمیں مل گیا۔ اس سے اللہ کرے کہ نئی شروعات ہو، حالات بہتر ہو۔
تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر۔ اسپیکر سردار ایاز صادق نے نوٹیفیکیشن پی ٹی آئی رہنماؤں کے حوالے کر دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے اسپیکر کے اقدام کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا، آخر کار ہمیں ہمارا حق مل گیا، امید ہے حالات بہتر ہوں گے۔ فائنلی محمود خان اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، بڑے عرصہ کے بعد ہمارا حق ہمیں مل گیا۔ اس سے اللہ کرے کہ نئی شروعات ہو، حالات بہتر ہو۔ میں اپنے طرف سے محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، پارٹی کو بھی۔ ARY نیوز نے 30 دسمبر کو ہی بتا دیا تھا کہ حکومت محمود خان اچکزئی کو قائد حزب اختلاف بنانے پر متفق ہے۔ حکومت سنجیدہ ہے، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن بھی اور مشاورت بھی ہو رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری کا نوٹیفیکیشن تیار کر لیا گیا ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی قائم مقام صدر کی ذمہ داری ختم ہونے پر پیر کو نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ پی ٹی آئی کا گالم گلوچ بریگیڈ نہیں چاہتا کہ معاملات ٹھیک ہوں، ان کو شاید اسی چیز کے ڈالر ملتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی بھی ان کی سپورٹ حاصل ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا بانی سے ملاقات کے لیے پی ٹی آئی نے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی گئی، ہمیں پہلے میثاق پاکستان کے لیے بیٹھنا چاہیے کیونکہ راستہ وہیں سے نکلنا ہے۔ محمود اچکزئی جیسے لوگوں سے بات ہو سکتی ہے۔ بھی ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو معاملات کو خراب کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کا جو کلٹ ہے، جو گالی گلوچ بریگیڈ کے نام سے بھی جس کو جانا جاتا ہے، تو ایک تو وہ لوگ نہیں چاہتے کیونکہ شاید ان لوگوں کو ڈالرز اسی طرح سے ملتے ہیں۔ خان صاحب کی بھی ان کو سپورٹ حاصل ہے۔ ملاقات سے متعلق ہائی کورٹ کے ایک لارجر بینچ نے ان ملاقاتوں کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ طے کر دی۔ پی ٹی آئی نے بطور جماعت جو ہے وہ کمٹمنٹ دی، کوئی ٹویٹر، کوئی پریس کانفرنس، یہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو اب اس کے بعد پھر انہوں نے وائلنس کی ہے، اس لیے پھر ملاقاتیں جو ہے وہ بند ہوئی۔ اگر آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ ریاست کے ساتھ مخلص ہوں۔ جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کے اوپر پارلیمنٹ سے ہی رستہ نکلنا ہے۔ اچکزئی صاحب اس وقت اپوزیشن کا حصہ ہیں اور وہ اپوزیشن کے نقطہ نظر کو ہی آگے بڑھانے کے لیے سیاست کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے لیے قابل احترام بھی ہیں اور ریزنیبل لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو نے جو پریزنٹیشن دی اس کا مقصد سندھ حکومت کی کارکردگی بتانا تھا۔ پاکستان کا سب سے بہترین ہیلتھ سیکٹر کراچی میں ہے۔ سندھ میں صحت کی سہولتیں پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا حق ہے ہر صوبے میں جا سکتے ہیں۔ اس میں ان کا پورا فوکس تھا یہ بتایا جائے سندھ میں اتنے عرصے میں جو حکومت رہی ہے پیپلز پارٹی میں تو کون کون سے بڑے انیشیٹوز لیے۔ پاکستان کا بیسٹ ہیلتھ سیکٹر کراچی شہر میں ہے، سندھ کے باقی شہروں میں جس طریقے سے ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں صرف تو ان کا پورا حق ہے۔ ہی دا چیف منسٹر 18th امینڈمنٹ دی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے، 58(2)B کا خاتمہ کیا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے، NFC ایوارڈ دیا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے۔ خیبر پختونخوا کا نام جس کو آج یہ خیبر پختونخوا کی پارٹی کہہ رہی ہے اس کا نام بھی دلوایا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے۔ آج اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ خیبر پختونخوا نام ٹھیک نہیں ہے تو واپس کر لیں، یعنی ترمیم لیں۔ اگر کوئی نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو جس آصف علی زرداری صاحب پہ وہ تنقید کر رہے ہیں انہی کے بدولت جو ہے وہ چیزیں ہوئی ہیں۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا ہے محمود اچکزئی کا نوٹیفیکیشن شاید نواز شریف کی مرہون منت ہے، انہوں نے نواز شریف سے رابطہ کیا ہوگا، ہو سکتا ہے نواز شریف کے دل میں بھی کوئی بات ہو، ان کا بھی باتیں کرنے کو دل کرتا ہو، وہ بھی چاہتے ہوں کہ حکومت اختیارات کے ساتھ ملے، یہ اسی طرف ایک قدم لگتا ہے۔ سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر کے لیے رابطے کر لیں، آپ نے دیر کر دی تو ایسا نہ ہو کہ ہم رابطہ کر لیں۔ نوٹیفیکیشن ہے یہ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کی مرہون منت نہیں ہے۔ اچکزئی صاحب نے شاید وہاں ادھر بھی رابطہ کیا، ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کے دل میں بھی کوئی بات ہو، دل تو کرتا ہے ان کا بھی باتیں کرنے پہ، ان کا بھی دل کرتا ہے کہ حکومت واقعی اختیار کے ساتھ ہو، یہ اسی طرف جو نا ایک قدم لگتا ہے۔ سینٹ آف پاکستان میں بھی تو اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، یہ بھی رابطے کریں اگر انہوں نے دیر کر دی یہ نہ ہم رابطے کرنا شروع کر دیں۔ بانی پی ٹی آئی کی کس سے ملاقات کرانی ہے کس سے نہیں، اس کا اختیار جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس ہے، حکومت کے پاس نہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارق کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا جیل انتظامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو تمام سہولتیں میسر ہیں، جیل مینول کے تحت سیاسی ملاقاتیں نہیں کرائی جا سکتی۔ سپرنٹینڈنٹ کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ ریگولیٹ کریں ملاقاتوں کو، یہ وفاق کا اختیار اس حوالے سے نہیں ہے، الاؤ کریں یا ڈس الاؤ کریں۔ سپرنٹینڈنٹ نے رپورٹ فائل کی، نے کہا کہ ان کی ہیلتھ کے بارے میں کوئی ایشو نہیں ہے، ان کو ان کی چوائس کی خوراک دی جاتی ہے اور جو وہ خود کہتے ہیں وہ ساری ایکسیس ہے۔
मियां बीवी का बतौर जेल मेट्स के तौर पे जो उनकी मुलाकात है वीकली वो भी हो रही है। जो पॉलिटिकल इश्यूज के हवाले से थी वो उन्होंने कहा कि कन्विक्टेड प्रिजनर्स को जेल मैनुअल मना करता है कि आप पॉलिटिकल मामलात नहीं डिस्कस कर सकते। दिस इज अ मैटर बिटवीन द कॉन्विक्ट, द हाई कोर्ट कंसर्न जहाँ पे उनकी अपील है, एंड द प्रिजन जो कि उनकी अथॉरिटीज है, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट फोरम है। बानी पीटीआई से मुलाकात जरूरी है जो जल्द या बदेर हो जाएगी। सलमान अकरम राजा की रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू, कहा जद्दोजहद करते रहेंगे, अवाम का फैसला बार बार निज़ाम के सामने लाना जरूरी है। बात यकीनी है क्योंकि मुकदमात हैं खान साहब के खिलाफ, मुकदमात के लिए उनको अपने वकला से मिलना ही होगा। जल्द या बदेर मुलाकात होगी। मुफाहमत या गुफ्तगू मानी खेज तभी होगी जब अवाम अपनी बेजारी का इजहार करेंगे। अवाम का जो फैसला है हमें बार बार इस निज़ाम के सामने लाना होगा। जद्दोजहद करते रहेंगे। ऐसा तासुर देना चाहते हैं कि अपोजिशन को हुकूक मिल रहे हैं, हुकूमत के साथ बात कर रही है, वो बैठी भी है, तो हम इस झूठ को बिल्कुल दबने नहीं देंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात न होने से सियासी माहौल बदस्तूर कशीदा है। फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात पर अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, जानते हैं ज़ैनब अली की रिपोर्ट में। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे, असल ताख़ीर की वजह क्या है, उसके जिम्मेदार कौन है, इन्हीं सवालों के जवाब आज पार्लियामेंट में मौजूद पार्लियामेंटेरियन से जानते हैं। मैंडेट जो है चकजैद साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब के पास है। उन्होंने कहा हुआ है, पहले तो उन्होंने ये कहा है कि जी खान साहब से मुलाकात तो कराओ, देखो अब 2-3 दिन के बाद फिर मुलाकात की डेट है। मुज़ाकरात जो होते हैं वो 2 साइडेड होते हैं, बायलैटरल होते हैं, तो यूनिलैटरल मुज़ाकरात तो कोई नहीं हो सकता। मुज़ाकरात नहीं किए जाते शर्तों पे, शर्तों के ऊपर कुछ भी नहीं होता। बैठ के डायलॉग्स करें, इमरान खान को रिहा करना को अदालतों ने, अदालतों की जंग असेंबली के अंदर नहीं लड़ी जाती ना सड़कों पे। जो अपोजिशन है वो इस मामले में सीरियस नहीं है। वो जब कभी कोई बात होती है तो वो बहुत ज्यादा शोर भी मचाते हैं, अपने साथ ज्यादती का रोना भी रोते हैं। अपोजिशन का कहना है कि इत्तेमाद साजी के बगैर मुज़ाकरात मुमकिन नहीं, जबकि हुकूमत का कहना है कि शराइत की बुनियाद पर मुज़ाकरात नहीं होते। मुतअद्दिद बार अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। कैमरामैन आसिफ अब्दुल्ला के साथ ज़ैनब अली, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। बेहतरीन हालात हैं, कराची में मजीद सनतें लगेंगी। 10 मई की जंग जीतने के बाद हमारे लिए आलमी मार्केटें खुल रही हैं। पाकिस्तान जहाज और असलहा एक्सपोर्ट करने जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं वज़ीर आला केपी कराची आए, क्या कोई सनतें लगाने की बात की? ऐसे काम ना करें जिससे मईशत में रुकावट पैदा हो। फील्ड मार्शल ने जंग जीत का माहौल दे दिया, आम आदमी के पैसे कमाने का वक्त आ गया है। बहुत बेहतरीन हालात हैं, इंडस्ट्रीज कराची में लगेंगी और 10 मई की जंग जीतने के बाद इंटरनेशनल मार्केट्स हमारे लिए खुल रही हैं। पाकिस्तान जहाजों और असले का एक्सपोर्ट करने जा रहा है। के चीफ मिनिस्टर्स कराची आए, क्या बात की उन्होंने? कोई इंडस्ट्री लगवाने की बात की? ऐसे काम ना करें जिससे पाकिस्तान की मईशत में रुकावट पैदा हो। हमारे फील्ड मार्शल ने एक एनवायरनमेंट दे दी है जंग जीत कर, उसका फायदा अवाम को उठाना है। आप क्यों नहीं समझ रहे कि हम एक फातेह कौम है? आम आदमी के पैसे कमाने का टाइम आ गया है। एक बार फिर कहीं भी पूरे मुल्क में 9 मई करना बैरूनी साजिश का हिस्सा है। आपको तो सोशल मीडिया से खेलना आता है, उसमें हम पीछे मशवरा करेंगे कि कोई चाइनीज टेक्नोलॉजी दे। कोई दुनिया में मुल्क देखा है जो अपनी ही अफवाज के बारे में गलत बातें करे? ऐसे भी मुल्क हैं जिनके सदर्स को उठा के ले जाते हैं। आपकी 1 इंच जमीन भारत हासिल नहीं कर सका। ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली चट्टा रूपोश हो गए। पुलिस का कहना है कि रूपोशी की वजह से मुलजमों की गिरफ्तारी न हो सकी। मुतनाज़ ट्वीट्स केस में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने मुलजमान के दोबारा वारंट जारी करते हुए गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का वक्त दे दिया। NCCI हुकाम ने बताया टीमें निकली हुई हैं, गिरफ्तारी के लिए वक्त दे दें। अदालत ने कहा DIG ऑपरेशन वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करवाएं। SP लेवल का ऑफिसर वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के लिए मुकर्रर करें। कराची में वाटर टैंकर ने गली में खेलता 5 साल का बच्चा कुचल दिया। बल्दिया टाउन में हादसे के बाद ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बताया हादसा मदीना कॉलोनी राना ग्राउंड के करीब पेश आया। रिहायशी इलाके की तंग गलियों में वाटर टैंकर दाखिल हुआ। गली में 5 साल का हन्नान दोस्तों के साथ खेल रहा था। हन्नान की लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची के इलाके लियाकताबाद बंधानी कॉलोनी से 13 रोज कबल लापता होने वाले नौजवान को तलाश नहीं किया जा सका। अहले खाना का गरीबाबाद पर एहतजाज, मरकजी सड़क पर ट्रैफिक कई घंटे मुअत्तल रही। रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान लोधी। खा गई या आसमान निगल गया,
21 साल उस्मान 13 दिन गुजरने के बाद भी ना मिल सका। लियाकताबाद बंधानी कॉलोनी के रिहायशी नौजवान के अहले खाना इंसाफ के लिए सड़क पर निकल आए। मुजाहिरीन ने पुलिस की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दिया और नारेबाजी की। उस्मान के अहले खाना कहते हैं वो घर से 2 जनवरी को काम के लिए निकला था, इसके बाद से लापता है। कोई दोस्त ही नहीं है उसका, तो मैं किस पे शक करूं? 13 दिन हो गए, बच्चे गाय पे, हम परेशान है। इसका बाप ऐसे फिर रहे, अभी तक नहीं आया हमारा बच्चा। हम बहुत परेशान है, हमें हमारा बच्चा चाहिए। रात को 8 बजे निकले, उसके बाद से पता ही नहीं है। पुलिस को कंप्लेन की है, थाने में गए, लेकिन कुछ रिमोर्स नहीं मिल रहा, आगे से बता ही नहीं रहा कि बच्चा इधर है उधर है। वाक़े का मुकदमा अगवा की दिफात के तहत लियाकताबाद थाने में दर्ज तो किया गया, लेकिन पुलिस नौजवान को ढूंढने में ताहाल नाकाम है। मुतासरा खानदान ने आला हुक्काम से नोटिस लेने की अपील की है। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। कराची को तजावुजात से पाक करके ट्रैफिक की रवानी के लिए बेहतर बनाने का मिशन। जिला इंतजामिया का बर्न्स रोड, फूड स्ट्रीट और सदर पर मार्केट में एक क्रैक डाउन, कई दुकानें सील, मज़ाहमत पर 2 अफराद गिरफ्तार, सामान जब्त कर लिया गया। राफे हुसैन की रिपोर्ट। नई इंतजामिया की दौड़ें, मिशन है जिला जनूबी के मसरूफ तरीन इलाके सदर को तजावुजात से पाक करने का। जिला इंतजामिया है, उसने कमिश्नर कराची की हिदायत पर कार्रवाई की है। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सदर की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, फील्ड में उतरते ही माफिया की दौड़ें लग गईं। मुतअद्दिद शिकायत के बाद बंस रोड, फूड स्ट्रीट पर फुटपाथ और सड़कों पर तजावुजात कायम करने वाले 20 से जायद होटल सील कर दिए गए। मुज़ाहिमत पर 2 अफराद गिरफ्तार, चूल्हे, सिलेंडर, कुर्सियां, मेजें सब जब्त। जिनके भी काउंटर्स बाइट थे, जिन्होंने ठेले लगाए हुए थे, वो सारे उठा लिए गए हैं। तकरीबन हमने 6 से 7 ट्रक्स भर के ठेलों के वो हमने शिफ्ट किए हैं अपने स्टॉक सेंटर के अंदर। 2.5-3 महीने से ऑपरेशन चल रहे हैं सदर में, गार्डन में, आरामबाग में और बंस रोड पे कंटिन्यू काम कर रहे हैं। पुलिस हुक्काम कहते हैं माफिया के खिलाफ कानून के मुताबिक मजीद कार्रवाई होगी। 3-4 लोग जो रेस कर रहे थे तो उसको हमने अरेस्ट कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हाजिम भंगवार की सरबराही में अरसा दराज से सदर में ट्रैफिक जाम का बाइस बनने वाली गैर कानूनी परिंदा मार्केट को भी खत्म करा दिया गया। गैर कानूनी तौर पर नायाब परिंदों की फरोख्त करने वाली माफिया के कारिंदे गिरफ्तार। देखना है कि कानून के आगे ताकतवर माफिया घुटने टेकता है या फिर इंतजामिया का ऑपरेशन महज नुमाइशी कार्रवाई साबित होता है। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ राफे हुसैन, ARY न्यूज़, कराची। कराची के सबसे मसरूफ और बदतरीन ट्रैफिक जैम वाले इलाके की दुनिया ही बदल गई। सदर में तजावुजात और पथारों के खिलाफ ऑपरेशन रंग ले आया। खुली खुली सड़कों पर गाड़ियां फराटे भरती हैं, कहीं ट्रैफिक जैम नजर नहीं आता। सलमान लोधी की रिपोर्ट देखते हैं। राहें हैं कराची के इलाके सदर की, जहां मुसाफिरों को पार्किंग प्लाजा से ज़ैनब मार्केट तक पहुंचने में घंटों लग जाते थे। खिलाफ ऑपरेशन के बाद इस इलाके की सूरत हाल ही बदल गई। न किसी मुकाम पर ट्रैफिक जाम, न ठेले पथारे, पैदल चलने वालों के लिए भी फुटपाथ क्लियर। रोड पहले से बहुत अच्छा हो गया है। ट्रैफिक पुलिस ने जिले इंतजामिया के साथ मिलकर तजावुजात खात्मा क्या किया, ट्रैफिक के मसाइल ही खत्म हो गए। रोड ही खुला है तो फिर ट्रैफिक रुकती नहीं है। ऑपरेशन के दौरान कई बार मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। मैं मोहम्मद अदनान के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़, कराची। सड़क पर बहता सीवरेज, खंडर बनती सड़कें, जा बजा तजावुजात। कराची का पोश इलाका समझे जाने वाला गुलिस्तान जौहर कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। इशरत खान की रिपोर्ट। कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर, परफ्यूम चौक, जहां तरक्की के दावे जमीन बोझ और मसाइल आसमान से बातें कर रहे हैं। गंदगी के ढेर, सीवरेज का पानी, टूटी सड़कें, तजावुजात मकीरों के सब्र का इम्तहान बन चुकी हैं। पैदल चलने वालों का चलना मुश्किल, फुटपाथ का कुछ अंदाजा नहीं कि कहाँ है, मेन लाइन ये सब फटी हुई है, ये देखें ये सब टूटा हुआ है। 6 महीने से कम ये जो है ये पाइपलाइन डालने के लिए खोदा हुआ इन लोगों ने, और कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। सीवरेज के पानी और गंदगी के बाइस कई हादसात भी रोनुमा हो चुके हैं। ये मिनी डिफेंस की तरह खूबसूरत था, लेकिन आज ये हाल देख लें कि क्या हालत है। अब मैं व्हीलचेयर पर हूँ, अब मैं ये व्हीलचेयर यहाँ चला नहीं सकता। मैं भी स्लिप करके और मेरा भी हाथ जो है ना यहाँ से मतलब कि फ्रैक्चर हो गया। खुले में नॉल से तो इतना डर लगता है कि पहले भी आपने अभी सुना कि एक बच्चा गिर गया था, मर गया था। इलाका मकीनों का मुतालबा है बयानात नहीं बल्कि अमली इकदामात किए जाएं। यहाँ गंदा पानी नहीं बह रहा बल्कि पूरा निज़ाम बह चुका है। अगर आज ये आवाज़ ना सुनी गई तो कल को ये खामोशी किसी बड़े सानही का सबब बन सकती है। कैमरामैन मोहम्मद ज़िशान के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची।
बोगी में लाल बेग हैं, डरो नहीं कुछ नहीं कहते। फैसलाबाद में मुसाफिर और टीटी के मुकालमे ने ट्रेनों की हालत बता दी। शदीद धुंध के बायस ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं। गंदी बोगियों ने सफ़र मजीद अजियतनाक बना दिया है। कमर जमान की रिपोर्ट। रेलवे हुकाम की तरफ से ट्रेनों में सफाई और हिफाजत सेहत का मयार बेहतर बनाने के तमाम तर दावे उस वक्त धरे रह गए जब कराची जाने वाली कराक्रम एक्सप्रेस की बिजनेस क्लास बोगियों में खटमल पाए गए। बोगियों में ये मूजी हशरात आजादाना घूमते रहे और मुसाफिर जहनी अजियत का शिकार रहे। कराक्रम एक्सप्रेस देखी है हमने, इतनी थर्ड क्लास है, कोई हिसाब ही नहीं है, गंद ही गंद है। लाल बेग वगैरह घूम रहे थे तो वो टिकट वाले आए, मैंने उनसे कहा ये क्या है, कहते हैं इनसे डरना नहीं है। ट्रेनों की रवानगी में मुकर्ररा औकात से कई घंटे ताखीर के बायस बहुत से मुसाफिर अपनी मुलाजमत पर या कारोबार के सिलसिले में बर वक्त नहीं पहुंच पा रहे। कराची जाने के लिए 16-17 घंटे पहले सफर के 5-6 घंटे पहले स्टेशन पे बैठ के हम जलील हो रहे हैं। ये गवर्नमेंट को चाहिए इसके लिए कोई बेहतर एक्शन ले। गुज़िश्ता रोज भी कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस फैसलाबाद से मुकर्ररा वक्त सुबह 9 बजे की बजाय 9 घंटे ताखीर से शाम 6 बजे रवाना हुई। इसी तरह रहमान बाबा एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस और कराक्रम एक्सप्रेस भी 2 से 5 घंटे देर से रवाना हुई। ट्रेनों में सेहत और सफाई की नाक़िस सूरत हाल रेलवे हुकाम की कारकर्दगी पर खुला सवाल है। ज़रूरत इस अमर की है कि मुसाफिरों की जानो माल की हिफाजत के लिए सेहत और सफाई के मुनासिब इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन सिकंदर तारिक के साथ कमरुज़्ज़मान, ARY न्यूज़, फैसलाबाद। पेशावर को जदीद, महफूज और जुराइम से पाक बनाने के लिए सेफ सिटी मंसूबे पर 60% काम मुकम्मल हो गया। मंसूबे का इफ्तिताह 31 जनवरी को मुतवक्के है। तफसीलात बता रहे हैं अदनान तारिक। फायदा ये कि हमारी प्रेजेंस इससे बढ़ जाएगी, हम लोगों को ना एक्सेसिबल होंगे और भी अच्छे तरीके। 18 साल से इल्तिवा का शिकार सेफ सिटी पेशावर मंसूबा बिला आखिर अमली मरले में दाखिल हो चुका है। शहर को महफूज और जदीद बनाने के लिए अहम मकामात और एंट्री पॉइंट्स पर जदीद कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। सेफ सिटी मंसूबे के पहले मरहले में 133 मकामात पर 711 कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं, जिन पर अब तक 60% तनसीब मुकम्मल हो चुकी है। 133 साइट्स आइडेंटिफाई किए हैं और ऑलमोस्ट 128 साइट्स पे पोल्स लग गए हैं। 60% ऑफ द पोल्स पे कैमरास इंस्टॉल हुए हैं। ये 711 टोटल कैमरास होंगे, जिसमें फेशियल रिकग्निशन के कैमरास होंगे, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग कैमरास होंगे, जनरल सर्विलेंस के कैमरास होंगे और इसमें PDC कैमरास होंगे। सेफ सिटी पेशावर का कंट्रोल रूम पुलिस लाइंस पेशावर में बनाया गया है, जहां 80% काम मुकम्मल हो चुका है। सेफ सिटी पेशावर मंसूबा जराइम और दहशतगर्दी की रोकथाम के साथ साथ ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी में भी अहम किरदार अदा करेगा। मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह 31 जनवरी को मुतवक्के है। कैमरामैन हयात खान के साथ अदनान तारिक, ARY न्यूज़, पेशावर। कराची से आपको खबर देंगे। पोर्ट कासिम वायरलेस गेट के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में 65 साल का शख्स जांबा, खातून शदीद जख्मी हैं। अदनान राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा अदनान। जी बिल्कुल, ये अब से कुछ देर कबल पोर्ट कासिम वायरलेस गेट के करीब तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है। पुलिस का बताना है कि ट्रैफिक हादसे में 65 साल शख्स जाँ बहक, जबकि खातून जो मोटरसाइकिल सवार है वो शदीद जख्मी हुई है। लाश और जख्मी खातून को तिबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस की जानिब से मजीद बताया जा रहा है कि डंपर को तहवील में ले लिया, ड्राइवर मौके से फरार है, जिसकी तलाश जारी है। तहम जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त राव निसार अहमद के नाम से की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। केले के दरख्त के तने से फाइबर बनाने की जदीद मशीन की आलमी नुमाइश हेम टेक्सटाइल में धूम। फ्रैंकफर्ट में 4 रोज़ा घरेलू मसनूआत की नुमाइश खत्म हो गई। पाकिस्तान मसनूआत तवज्जो का मरकज बनी। रिपोर्ट करें मोहम्मद सलाउद्दीन। फ्रैंकफर्ट में मुनक़दा हेम टेक्सटाइल 2026 पाकिस्तान ने आलमी सतह पर नुमाया मुकाम हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए तीसरी बड़ी नुमाइंदगी हासिल की। रिकॉर्ड 287 पाकिस्तानी नुमाइशकंदगान की शिरकत ने आलमी टेक्सटाइल मार्केट में पाकिस्तान की मजबूत मौजूदगी को एक बार फिर साबित कर दिया। नुमाइश के दौरान पाकिस्तान की जिद्दत, तहकीक और कुदरती फाइबर्स में महारत को भरपूर सराहा गया। 3 पाकिस्तानी माहिरीन को कुदरती फाइबर्स में जिद्दत के एजाज में आलमी अवार्ड से भी नवाजा गया। 80% of the companies who are doing a big commercial business, they doesn't know about the banana fibers. तो उनको पिच किया हमने बनाना फाइबर एंड वी हैव गॉट many connections here
اور بہت ساری کمپنیز نے ہمارے ساتھ الائنمنٹ کی ہے. پاکستانی نمائش کنندگان کا کہنا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستانی کمپنیاں ہیمپ ٹیکسٹائل کے کارپوریٹ سیکشن میں شریک ہوئی. اچھا تجربہ ہمارا رہا. ہم جتنے بھی اپنے پاکستانی اسٹالس پر ہم نے وزٹ کیا, سب سے زیادہ اچھی بات اس دفعہ جو ایکسپیرینس میں یہاں پر آئی, اس دفعہ یورپ میں بیٹھ کے امریکہ کا اچھا بڑا بزنس پاکستان کو یورپ کی اس ایگزیبیشن سے ملا. پاکستانی نمائش کنندگان نے ہیمپ ٹیکسٹائل سے ملنے والی بینون ممالک کے خریداروں کی توجہ کو مستقبل میں پاکستانی ٹیکسٹائل برآمدات کے لیے خوش آئند قرار دیا. محمد صلاح الدین, ARY نیوز, فرینکفرٹ, جرمنی. اس بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.